नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में प्रपोज्ड अमेंडमेंट 243 यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन की अनुच्छेद 243 में जो संशोधन की बात कही गई है, खासतौर से बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद वो बात सामने निकल कर आई। हालांकि उनके यहाँ के मंत्री डार ने वो सेनेट में भी बात कही और उन्होंने कहा कि 243 में संशोधन लाने के लिए हम तैयार हैं और संशोधन का मसौदा तैयार हो गया है। वो अलग बात है कि उनके पास सेनेट में ये संभव है कि पूरे नंबर नहीं हैं और नंबर ना होने की वजह से ये संभव है कि उनको दूसरी पार्टियों के साथ सहयोग लेने के लिए बात करनी पड़ रही है। अगर उनके पास नंबर होते तो शायद मुझे लगता है कि वो इस तरह की चर्चा ही ना करते या इस ये विषय को लेके ही ना आते। बिलावल भुट्टो से भी बात हो सकता है कि वो ना करते। लेकिन संशोधन जिस प्रकार का लाया जा रहा है उससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि हम सब जानते हैं कि भारत में एक समस्या है। भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जिन्ना ने शुरू से स्ट्रेटजी बनाई थी जब उसने माउंटबेटन से कहा कि तुमने पाक हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था, मुसलमानों को वापस देकर जाओ अगर स्टेटस को बनाना चाहते हो। जब माउंटबेटन ने उस योजना पर नहीं खरे उतरे या माउंटबेटन को यह कहना पड़ा कि यूएनओ की पॉलिसी बाइबल पॉलिटिकल अथॉरिटी को सत्ता ट्रांसफर करने की है, तब जिन्ना ने यह विचार किया कि मुझे एक भूमि का टुकड़ा दे दो, मैं भूमि के टुकड़े से हिंदुस्तान को फतेह कर लूंगा। अब चूंकि जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए किया था, इसलिए पाकिस्तान की सेना जब बनी या पाकिस्तान का जो संविधान बना, उस संविधान में हिडन रूप से सेना को इतनी शक्ति दी गई कि सेना प्रमुख पूरे पाकिस्तान की सत्ता को हाथ में ले सकता है, क्योंकि उद्देश्य पूरे के पूरे इस्लामिक जगत का एक ही साधन रहा है जो सेना प्रमुख रहा है, या उनका जो नवाब या बादशाह जो भी रहता था वो सेना प्रमुख की भूमिका में भी रहता था। सेना प्रमुख उसका या तो कोई खास होता था और वो निर्णय लेता था कि आखिर वो किस तरफ जाएगा। सेना प्रमुख होने के नाते वो बादशाह या वो जो नवाब या वो जो शासक है या जो आक्रांता है, वो भी उन देशों पर जाकर हमला करता था, उन क्षेत्रों में जाकर हमला करता था और स्वयं सेना की कमांड अपने हाथ में रहता था। वो इतना क्रूर होता था कि जो कोई भी बीच में आएगा, चाहे उसके परिवार का हो, बाबा हो, दादा हो, पत्नी हो, पति हो, परिवार का कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, वो उसको बख्शेगा नहीं। और क्रूरता की सीमा तो हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से जहांगीर ने अपने ही बेटे की आंखें फोड़वाकर उसको चौराहे पर आगरे में लटकवाया था। इसलिए लटकवाया था क्योंकि उसको अकबर ने शाहशाह घोषित कर दिया था, और शाहशाह का मतलब होता है अगला बादशाह। जब जहांगीर सत्ता में बैठा तो उसने अपने ही बेटे को आंखों में सूलियां लगवाकर और गर्म सुइयां घुसवाकर उसकी आंखें फोड़वाई और चौराहे पर लटकवाकर यह संदेश दिया था कि अगर तुम ये अगर अगर मैं अपने बेटे को लटका सकता हूं तो विद्रोह करने वाला कोई भी व्यक्ति, सत्ता की तरफ देखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस फांसी के फंदे पर इसी प्रकार से लटकाया जाए। मैं अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता, तुमको कैसे छोड़ूंगा। ये मुस्लिम शासन का पुराना सिद्धांत रहा है, खाड़ी से लेकर यहां तक। अब चूंकि एक लुटेरा वर्ग था जो पूरे संसार पर शासन करने के लिए आया, लेकिन जब उसने भारत और बाकी देशों की तरफ देखा कि यहां पर धार्मिक जो संस्करण है वो ज्यादा हावी हैं, तो उन्होंने भी बाकायदा उसी की कॉपी करते हुए कुछ ग्रंथ भी बनाए, कुछ सिस्टम बनाए, कुछ पूजा पाठ की पद्धति बनाई, इबादत की पद्धतियां बनाई और वैसा ही एक डुप्लीकेट मॉडल खड़ा किया। बाद में उन्होंने कन्वर्जन का खेल खेला। हिंदुस्तान के लोगों को कन्वर्ट करने की वजह से, जो मैंने पसमानदा का सुबह एक पूरा प्रकरण चलाया था, पूरा एक एपिसोड किया था, मुझे लगता है कि पसमानदा के उस एपिसोड को हम सबको देखना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। जो कोई भी उस पसमानदा के एपिसोड को देखता है तो उसको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सैयद, शेख, पठान, मुगल, तुर्क, ये कैसे उच्च जातियां हैं और छोटी जातियों के अगेंस्ट में कैसे ये उनको भड़का कर इस्तेमाल करते हैं और उनको मुसलमान भी नहीं मानती। इसलिए ये आवश्यक बनता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हम पाकिस्तान के विषय में लगातार अध्ययन करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन संसार का अगर कोई हो सकता है तो वो पाकिस्तान इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हमारे बीच से ही निकला है। चूंकि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी कभी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी कमियां भी जानता है।
मैं मानता हूं कि चीन भी हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। चीन विस्तारवादी है, उसके स्वभाव से हम परिचित हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग या उनके मजहबी लोग हिंदुस्तान में भी उस समय रोके गए थे, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का अध्ययन करना, उनकी सेनाओं की शक्तियां और उनके विषय में जो जानकारियां हैं, उनका अध्ययन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान के विषय में अगर हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण की कहानी, और पाकिस्तान के निर्माण की जो कहानी है, उस कहानी में कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को फतेह करने के बीज जिन्होंने बोए थे। इसीलिए सेना को अत्यधिक पावर दी गई थी कि ताकि सेना निर्णय ले सके और हिंदुस्तान को वो फतेह करके दारुल इस्लाम बना सके, मुगलिया परचम को भारत में फिर फहराया जा सके। यही कारण था 1947 में सबसे पहले बिना किसी कारण के उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उसके बाद 1965 की लड़ाई इसलिए कर दी क्योंकि 62 की लड़ाई हम चीन से हार चुके थे और उनको ये लगा कि अब हिंदुस्तान कमजोर है, वो उस पर कब्जा कर लेंगे। 1971 की लड़ाई थोड़े समय बाद ही उन्होंने 1971 में फिर से प्रयास किया, जब बांग्लादेश का इशू सामने आया। हालांकि हमारी सेनाओं ने उनके 1 लाख सैनिक गिरफ्तार कर लिए थे, उनको सरेंडर करवाया, जिसकी वजह से उनको सबक मिला, लेकिन वो मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही हिंदुस्तान को फतेह करना है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने निर्माण के समय पर जो कस्में खाई थी या जो उन्होंने पीछे से इंस्ट्रूमेंट रखा था, उसको उन्होंने कारगिल वॉर के समय दिखाई पड़ा। उसके बाद अप्रत्यक्ष वार उन्होंने करना शुरू किया, बमबारी और आतंक फैलाना शुरू किया। आज की तारीख में जो पहलगाम में हुआ, उसके पीछे का जो आर्किटेक्ट है वो जनरल मुनीर है। मुनीर के बयानों को हमने सबने सुना होगा, जब उसने ये कहा था कि वो प्रोफेट मोहम्मद ने जब नए राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद पाकिस्तान वो पहला राज्य है, पहला देश है जिसको मजहबी आधार पर बनाया गया था, जिसको अल्लाह की भूमि इस्लाम के लिए बनाया गया था। और उसी लाइन पर बाद में मजहब पूछ पूछ कर पहलगाम में हमले हुए। अभी क्या है कि आसिम मुनीर कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर उसके अगेंस्ट में कर दिया, उनके 9 ठिकाने गिरा दिए, उनके 11 से ज्यादा जो एयरबेस हैं उनको नष्ट कर दिया, और हमने अपनी शक्ति थोड़े ही दिन 3 दिन ही दिखाई, और 3 दिन में वो त्रहिमाम त्रहिमाम करते हुए अमेरिका की गोद में जाकर गिर पड़े। अमेरिका ने इस बात के लिए भी कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का दावा भी करते हैं कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान को रुकवा दिया। हकीकत सब जानते ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उसको क्लियर किया, और भारत के विदेश मंत्रालय लगातार कभी ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे ही उधर से कोई स्टेटमेंट आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लियर करते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि आसिम मुनीर जो कि सत्ता में बैठा हुआ है वहां पर, वहां उसमें है, वो रिटायर होने वाला है, उसके रिटायरमेंट का थोड़ा समय रहने से पहले ही ये घटना होने का मतलब था कि आसिम मुनीर इसके पीछे था। और परिणाम ये निकला कि शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को वहीं पर फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के संविधान में किसी प्रकार से कोई स्थान नहीं है, और पाकिस्तान का संविधान में फील्ड मार्शल नाम की कोई पोस्ट नहीं है। इसलिए आर्टिकल 243 पास करके बहुत सारी शक्तियां देने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ये खतरा है कि वहां पाकिस्तान में चूंकि 5 साल तक अभी कोई प्रधानमंत्री बैठा ही नहीं पिछले 78 सालों में, इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहबाज शरीफ कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ कंटिन्यू करने के लिए नए नए खेल खेल रहे हैं, और नए खेलों में वो आसिम मुनीर को संसार के हर एक स्थान पर लेकर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो गाइड की तरह वहां पर आते हैं, वो दरवाजा दिखाते हैं और दरवाजे के अंदर आसिम मुनीर की तस्वीर दिखाते हैं और आसिम मुनीर को ही सामने बिठाते हैं। ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को पूरे विश्व के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरे विश्व के शासकों के साथ उनका परिचय करवा रहे हैं। कहीं इसके पीछे मुख्य राज ये तो नहीं है कि आसिम मुनीर इतना दबाव बनाने में सफल हो गए हों कि ऐसा लग रहा हो कि ये अब शरीफ अब हटाए जा सकते हैं और कभी भी सैनिक शासन वहां पर आ सकता है। सैनिक शासन का मतलब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद अभी तक लगभग 34 वर्षों तक सैनिक शासन रहा, और पाकिस्तान में जिस शासक ने भी ये प्रयास किया, जिस प्रधानमंत्री ने भी ये प्रयास किया कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को चलाएगा, सेना का इंटरवेंशन कम से कम हो, उसी के समय पर सेना प्रमुख ने मार्शल लॉ लगाते हुए उसको ही गिरफ्तार किया। यहां तक कि भुट्टो को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त बेनजीर भुट्टो बम धमाके में मारी गई, और बाकी की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियों के तहत अगर किसी को बख्शा गया
तो वो हमारे यहाँ भारत से ही गए श्रीमान जी थे, जिन्होंने दुबई में जाकर शरण ली। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की कहानी ये है कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है जो सीधी कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ होने के नाते वो लगातार ये प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान को कैसे फतेह करना है और हिंदुस्तान को कैसे मिलाना है, क्योंकि उनका मानना बिल्कुल साफ है। 1000 वर्षों के लगभग तक छोटे या बड़े, छोटे हिस्से में या बड़े हिस्से में मुसलमानों ने शासन किया है, और मुसलमान अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि वो शासन करे। इसलिए मुसलमानों के राज्य के रूप में चूंकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो ही सही शासक वर्ग हो सकते हैं, और वही हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट पर शासन करने के योग्य हैं। बाकी तो हम सब जान ही रहे हैं। यही कारण है कि शहबाज शरीफ के ऊपर इतना दबाव बन गया कि शहबाज शरीफ को यह एहसास होने लगा कि आसिम मुनीर उनको कभी भी पदच्युत करके से उनको जेल में डाल सकते हैं, उनके बड़े भाई की तरह उनका हश्र भी कर सकते हैं, और शरीफ खानदान ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा निस्तेनाबूद हो जाए। यही कारण है कि लगता है, यही कारण है कि आसिम मुनीर को पूरे विश्व के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि वो पोस्ट क्रिएट की जा सके। क्योंकि विश्व भर में भारत ने ये कहा कि पाकिस्तान में जिसको फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, पाकिस्तान के संविधान में फील्ड मार्शल नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट इधर पीछे इमरान खान तहरीके इंसाफ पार्टी के कुछ कामों की वजह से, जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी पर ध्यान दिया और पाकिस्तान में सेना के ऊपर हमले हुए और उनके लोग रोड पर उतर कर आए, भले ही इमरान खान को जेल में भेज दिया गया हो, फिर भी इमरान खान के लोग रोड पर आकर उस प्रकार की कार्रवाइयां या वो उस स्तर तक काम करते रहे कि वो सेना को लगातार खतरा महसूस होता रहा। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अच्छे निर्णय लेता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे निर्णय लिए जिससे सेना को डर लगना स्वाभाविक था। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां मार्शल लॉ नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा तो पूरे विश्व में पाकिस्तान की स्थिति पहले से खराब है, और ये मुनीर भी जानते हैं कि अगर मार्शल लॉ लगाकर उन्होंने कब्जा किया तो ये संभव है कि पाकिस्तान की छवि और खराब हो जाए, और पाकिस्तान को कोई कर्ज देना तो छोड़ दूर की बात है, कोई भीख देने को भी तैयार ना हो। अभी ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ इस प्रकार की चल रही है कि उनको बकरे, गधे, घोड़े बेचने पड़ रहे हैं, और अपने यहाँ की महिलाएं, बच्चे भी बाहर उनके जाते हैं और उनको बेचना पड़ता है या उनका सौदा करना पड़ता है, तो भी पाकिस्तान की सरकार को कोई समस्या नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि सेना के पास अभी तक, जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो लोग आए पाकिस्तान के हिस्से से, वो जमीन जो बची वो इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रही। उसके अतिरिक्त जो जमीनें हैं उनका सारा का सारा कंट्रोल सेना के पास रहता है। सेना वहां व्यापारिक वर्ग की तरह इन्वेस्टमेंट भी करती है। सेना के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है। सेना के पास इतनी शक्ति है कि वो व्यापारिक काम कर सकती है। सेना व्यापारिक संस्थान बना सकती है, और पाकिस्तान के अंदर कानूनों में संशोधन करवाकर सेना को कैसे लाभ हो इतना काम कर सकती है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि सेना के अधिकारी जितने पावरफुल हैं उतने ही भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन आसिम मुनीर कैसे सत्ता में बने रहें और मार्शल लॉ भी ना लगे, इसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ को ठीक ठीक फीड कर लिया है। शहबाज शरीफ को अपने प्राण बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति को जितनी शक्तियां हैं, वो शक्तियां सेना प्रमुख के नाते भी हैं। वो कोर्ट के भी प्रमुख होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है, और इसके अतिरिक्त सेना प्रमुख भी राष्ट्रपति ही सेना प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। भले ही वो नॉमिनल पोस्ट हो, लेकिन राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस कंपलसरी बता दी गई है, और कंपलसरी एड एंड एडवाइस के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामने आती है या फिर पार्लियामेंट सामने आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के इतर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, किसी को भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। जब तक मार्शल लॉ नहीं लगता, तो मार्शल लॉ लगाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आसिम मुनीर ने एक नई चाल चली, और आर्टिकल 243 के माध्यम से पहले तो ये पद का निर्माण होना, जो सीडीएस का उनका पद रहता है उसके ऊपर भी फील्ड मार्शल बैठेगा। यह भी संभव है कि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति की जो सेना की शक्तियां हैं वो शक्तियां भी फील्ड मार्शल को दे दी जाएं। यह भी संभव है कि राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव शक्तियां हैं वो भी शक्तियां फील्ड मार्शल को दे दी जाएं। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनके नियम बनाना, इसकी शक्तियां भी
सेना प्रमुख को दे दी। सेना प्रमुख से मतलब इसकी शक्तियां भी ये संभव है कि फील्ड मार्शल को दे दी जाएं। ये पूरा कारनामा इसलिए हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर ऐसा ना हो कि उनकी सत्ता गिरा दें और सत्ता गिराकर खुद सत्ता में बैठ जाएं, फिर अनलिमिटेड टाइम तक वो बैठे रहेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अपने ही चूंकि सरकार में बैठ जाएंगे, अपने टाइम को एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन आसिम मुनीर जो रिटायर होने वाले हैं उनका पहले एक्सटेंशन 2027 तक, जहां तक मुझे याद है, किया जा चुका है। लेकिन अब आसिम मुनीर की कोप का भाजन ना बने शहबाज शरीफ, इसलिए शहबाज शरीफ बकरी की तरह वो सारे काम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो शेर उनको खा जाए। बकरी सब जगह जा रही है, लोमड़ी सब जगह जा रही है और शेर का परिचय करवाने के साथ साथ संविधान में संशोधन लाने का प्रयास भी हो रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि अगर ये सारी शक्तियां जो छोटा सा थोड़ा मोड़ा भी लोकतंत्र पाकिस्तान में है, जिसकी आशा भारत को रहती है कि पाकिस्तान कभी तो सुधर सकता है, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेना का तो मेन उद्देश्य सिर्फ हिंदुस्तान को फतेह करना है। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर लिए हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए हैं, अफगानिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना सामने आमने खड़ी होगी, इसके अतिरिक्त जो जो शक्ति अफगानिस्तान के पास नहीं है वो भारत देने को तैयार हो गया है। भारत की एयरफोर्स, ऐसा लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ उतार दी गई है, कुछ मिसाइल सिस्टम और बाकी के भी अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर लगा दिए गए हैं। और ये संभव है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत अपने कॉन्सुलेट बनाए और अफगानिस्तान की एम्बेसी भी भारत में विधिवत रूप से चालू रहे। वैसे भी अफगानिस्तान के ज्यादातर ट्रेनिंग के काम तो भारत ही करता है। ऐसी परिस्थिति में आसिम मुनीर को शक्ति देना यह संभव है कि आसिम मुनीर भारत को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हों, और वो जो दारुल इस्लाम बनाना है, पाकिस्तान को बर्बाद भले ही हो जाए, लेकिन जिन्ना के सपने को पूरा करना आसिम मुनीर की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि भारत बड़ी क्लोजली, भारत के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा बड़ी क्लोजली आसिम मुनीर या फिर पाकिस्तान के विषय में ध्यान दे, और पाकिस्तान पर ध्यान जमाते हुए पाकिस्तान का क्या करना है और पाकिस्तान में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन पर विधिवत विचार करें। मुझे लगा कि आप लोगों को इसका अपडेट होना चाहिए। और हिंदुस्तान की एक खास बात है, जब मैं जम्मू कश्मीर 370 कर रहा था तो बड़ी खबरें आती थी कि हिंदुस्तान के एक एक चप्पे की जानकारी पाकिस्तान के लोगों को है। कारण उसका यह है कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गया वो स्ट्रैटेजी में भाग लेता रहा, भले ही उन्होंने उसको मुजाहिर मुजाहिद जो भी कहा हो, भले ही उसको पशमानदा माना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने भरपूर किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है, जो सबसे छोटा तबका है, वो हिंदुस्तान से माइग्रेट किया हुआ मुसलमान है। बाकी जो वहां सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके पास शक्ति है, वो वही है जो पंजाबी मुसलमान है या फिर जो ओरिजिनली वहां पाकिस्तान का है। वो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान और भारत से गए हुए मुसलमानों को वो मानते हैं। वो मानते हैं कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है, या ये माइग्रेटेड मुसलमान है, या ये मुजाहिद हैं, मुजाहिर हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिसको भारत के चप्पे चप्पे के विषय में जानकारी है, वो अपने बच्चों को भी बताते हैं और इसके आधार पर भारत में आतंकवाद फैलाया जाता है। भारत के अंदर उनकी रिश्तेदारियां नातेदारियां हैं। चूंकि पिता गया था, अपना बेटा छोड़ गया था, भाई गया था, छोटा भाई छोड़ गया था, बाबा गया था तो पोता छोड़ गया था, ये स्ट्रेटेजिकली भारत में छोड़े गए थे। इसलिए उनका संवाद ये संभव है कि आज भी चल रहा हो और यहाँ की सारी जानकारियां वहां पर मिल रही हों। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि पाकिस्तान के एक एक विषय की जानकारी भारत को होनी चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तब हम पाकिस्तान जैसे दुर्दांत राक्षसी स्वभाव के लोगों से लड़ सकते हैं और उनका कुछ इलाज भी निकाल सकते हैं। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, आसिम मुनीर को आर्टिकल 243 में संशोधन करके अगर शक्ति दी जाती है तो फिर उनके यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा बहुत भी करती है वो भी शांत होने वाली है, क्योंकि उसकी शक्ति भी उनके पास जाएगी, सरकार की शक्तियां भी जाएंगी, प्रेसिडेंट केवल नाम का बैठा रहेगा और फील्ड मार्शल ही अब प्रेसिडेंट का पिता बन जाएगा। वैसे भी शक्तियां उसके पास ज्यादा थी और अब लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली शक्तियां भी होंगी। बिना मार्शल लॉ लगाए भी मार्शल लॉ वहां पर लगने की पूरी संभावनाएं अब बन रही हैं और वो अनलिमिटेड टाइम तक, ये संभव है कि अनलिमिटेड टाइम तक बैठे और तब तक बैठे जब तक कि उसकी इच्छा करे, क्योंकि सारी शक्तियां उसके पास होंगी, संविधान संशोधन की भी पावर उसके पास ही होगी। और यहां तक कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जो सीओ रहता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर बैठता है। यही कारण हमें याद होगा कि सिंध के
पुलिस अधिकारियों ने मरियम शरीफ के पति को जिस समय गिरफ्तार किया गया था, उस समय सभी ने एक साथ इस्तीफा दिया था और सिंध में ये बात चल गई थी कि सेना अगर देश चलाना चाहती है तो हमारी आवश्यकता क्या है। बाद में सेना ने मांडवाली करके उनको मनाया और मनाकर उनको सत्ता पर उनको सिस्टम में बिठाया। ये बात ध्यान देने की है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो उनके सेना के अधिकारी हैं वो हर जिले में बैठते हैं, हर जिले में उनका क्वार्टर होता है, हर जिले में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, जिला जज बैठता है और बाकी के जो प्रशासनिक अधिकारी वो बैठते हैं, उसी प्रकार से उनके यहाँ एक सेना का अधिकारी भी बैठता है और सेना का अधिकारी ही सर्वोच्च अधिकारी होता है, वही निर्णय साफ तौर पर लेता है। जमीनों के मामले में भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कुछ कुछ तकड़म लगाता है या कुछ करता है तो भी सेना के अधिकारी के पास ही फाइनल पावर होती है और केंद्र सरकार के पास भी सेना के पास ही पावर होती। वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि किसी तरह से राज्यों के फंड को कर्टेल किया जाए और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया जाए। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि सेना सीधा जिले को कंट्रोल करेगी और केंद्र की जो सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार की पावर वो कर्टेल करेंगे, राज्य सरकार का फंड वो कर्टेल करेंगे, तो वो सारी शक्तियां उनकी सेना के पास जाने वाली हैं और सेना के पास अगर ये सब तरह की शक्तियां चली गई तो हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कोर्ट केवल बैठने का होगा, नाम का होगा, लेकिन इस्लामिक तरीके से जिस प्रकार से पहले नवाब या बादशाह या वो बैठता था वैसा ही सुल्तान अब वहां पर बैठने वाला है। डेमोक्रेसी के आड़ में सुल्तान की व्यवस्था अब पाकिस्तान करने जा रहा है। ये आर्टिकल 243 का अपना प्रभाव है। मुझे लगता है कि हम सबको इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान कैसे ठीक से अपने संबंधों को जो जो वो पठान वर्ग है और ये जो पशमंदा वर्ग है ये कैसे आमने सामने हो और ये कैसे एक दूसरे का हल निकालें, इसकी व्यवस्था भी हिंदुस्तान को ही करनी चाहिए, जो मुझे लगता है मोदी सरकार लगातार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये 243 जो 27वां संशोधन है ये हमारे लिए चिंता का विषय है जिस पर हम सबको विचार करना ही चाहिए और भारतवर्ष की जिम्मेदारी बनती है, भारत की सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उन विषयों पर विचार करे। मैं समझता हूं अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ का सिस्टम और पाकिस्तान के सिस्टम के बीच में कोई कंपैरेटिव स्टडी हो सकती, आपको लगता है कि क्या सुझाव आप दे सकते हैं, आपको लगता है जो मैंने नरेट किया इसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है ताकि कभी दोबारा मैं इस पर एक कोई आर्टिकल करूं तो आपके विचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो फिर निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मुझे लगता है यूट्यूब ऑलरेडी हमारे चैनल को पीछे फेंक रहा है, वो एनालिटिक्स में नहीं आ रहा होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे, तो अब ये तभी बढ़ाया जा सकता है, एनालिटिक्स तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप इस वीडियो को या इस तरह की वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट भले हाँ हूं ही लिखें, लेकिन जितने ज्यादा कमेंट करते हैं उससे यूट्यूब की एनालिटिक्स ये मान लेती है कि ये वीडियो सही से चल रहा है, इंटरेक्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, तो फिर चैनल की रीच बढ़ती है और हमारा विचार देश के बाकी लोगों के पास भी आसानी से पहुंचता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास भी आजकल वीडियो नहीं जाता है और उनको सजेस्ट भी नहीं करता है। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आपका वीडियो तो आ ही नहीं रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब आप शेयर करेंगे तभी ये एनालिटिक्स आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।